में देखा जब मैं बात करता हूं सर 1% कंपनी में एक नॉमिनी वाला प्रोविजन है जो हमने पढ़ लिया, तो नॉमिनी वाला इतना सा प्रोविजन जो है हमने पढ़ लिया। अब सर सवाल ये है, दो लोग होते हैं 1% कंपनी में, एक सोल मेंबर एक नॉमिनी, सोल मेंबर नॉमिनी। सोल मेंबर और नॉमिनी कौन बनता है? तीन कंडीशन मीट होना चाहिए सर। सोल मेंबर और नॉमिनी वो इंसान बनता है जो एक नेचुरल पर्सन है और जो इंडियन सिटीजन है और जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या अदरवाइज। क्या बोला मैंने? वो नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा या नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले पड़ता था, बाद में इन्होंने अमेंडमेंट करके और अदरवाइज ऐड कर दिया, तो अब फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग मेरे वीडियो को स्पीड में चला के देखेंगे ना, आगे मत देखना बेटा, मत देखना, नहीं देखोगे गलत करोगे। इसी स्पीड पे देखो, बहुत है, मैं ऑलरेडी 2x पे चल रहा हूं। मैं अगर स्लो चलता तुम 2x कर देते, मैं ऑलरेडी 2x पे चल रहा हूं, तो मेरी बात पे अटेंशन दो। मैंने क्या बोला? 1% कंपनी कौन बना सकता है, सोल मेंबर कौन हो सकता है? वो तीन कंडीशन, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट और अदरवाइज। सर रेसिडेंट बोले तो रेसिडेंट मतलब वो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है। रेसिडेंट म्हणजे वो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है। उसके बाद से मैंने क्या कहा? सर मेरे को एक बात बताओ, क्या आप दो कंपनी में सोल मेंबर बन सकते हो? क्या आप दो 1% कंपनी में सोल मेंबर बन सकते हो? नहीं। क्या आप दो 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकते हो? नहीं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुम सिर्फ एक जन के हो सकते हो सोल मेंबर। तुम क्या सोच रहे हो? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में तुम एक ही जन के हो सकते हो सोल मेंबर और एक ही जन के हो सकते हो नॉमिनी। ठीक है, अब सर सोल मेंबर और नॉमिनी, अब समझो मैं एक कंपनी में सोल मेंबर था और एक दूसरे कंपनी में नॉमिनी था। एक कंपनी में सोल मेंबर था, दूसरे कंपनी में नॉमिनी था। जहां पे मैं नॉमिनी था ना, वो नॉमिनी वहां पे जो सोल मेंबर था वो गया, तो मैं जो नॉमिनी था वो अब सोल मेंबर बन गया। मैं यहाँ पे भी सोल मेंबर हूँ, यहाँ पे भी सोल मेंबर हूँ, तो मैं तो दो जगह मेंबर बन गया। तो उसका क्या? तो लॉ ने बोला अगर इस कारण से मैं दो जगह मेंबर बन जाता हूँ तो मेरे को 180 डेज का टाइम मिलेगा। 180 डेज के अंदर मेरे को कोई जगह छोड़ करके वहां पे एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, वहां पे एक सोल मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? मैं दो जगह पे नहीं हो सकता, अगर हो गया तो मेरे को 180 दिन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। सर माइनर का क्या? माइनर का कुछ नहीं, बोले ना वो मेंबर बन सकता ना वो नॉमिनी बन सकता, कोई काम का नहीं है। अब सर उसके बाद कन्वर्जन की बात करते हैं। 1% कंपनी जो है ना, वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में नहीं कन्वर्ट हो सकता। आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए, आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए, बहुत बोल रहे हो अंशिका, तुम बहुत बोल रहे हो। बोले माइनर नल्ला है, बोले सुनो ओए ढक्कन बच्चों सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला माइनर जो है वो कुछ नहीं बन सकता। और सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? कोई नॉर्मल कंपनी भी अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट करवा सकती है, पर 1% कंपनी बोला हमने ना बना तो 1% कंपनी ही रहे। उसके अलावा सर 1% कंपनी जो है ना, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोसेस जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद सर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक 1% कंपनी हो तो ऐसा बिजनेस बताओ जो आप नहीं कर सकते, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बीसी के सिक्योरिटी में पैसा नहीं डाल सकते आप, बीसी के सिक्योरिटी में पैसा नहीं डाल सकते आप। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एनबीएफसी मत लिखो, एनबीएफसी नहीं, एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। अरे बोलो समझा क्या? हाँ सर, अब सेक्शन 8 बताओ। सेक्शन 8 कैसा? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सर एक ऐसी कंपनी जो तीन कंडीशन मीट करती है उसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाएगा। कौन सी तीन कंडीशन सर? पहला, वो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। 12th के बाद आपको रिसर्च करके डिसीजन लेना है कि आप क्या करना चाहते हो। रिसर्च करके आप क्या डिसीजन लोगे? सर आपने रिसर्च किया, फिर डिसाइड किया भाई मैं एजुकेशन में जा सकता हूं या स्पोर्ट्स में जा सकता हूं या मैं बाकी काम भी कर सकता हूं। एजुकेशन में आपने देखा आपके पास तीन ऑप्शन थे, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। और स्पोर्ट्स में आपने बोला ठीक है स्पोर्ट्स कर लेंगे। और अदर्स में क्या आता है सर? एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो गया, सोशल वेलफेयर का काम कर लिया, ये सारी चीजें आती है। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो यही सारे तो ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं सर। आप रिसर्च कर रहे हो एजुकेशन में, आर्ट, साइंस और कॉमर्स है और स्पोर्ट्स है और अदर्स में ये चारों है। तो ये सारे काम अगर आपके ऑब्जेक्ट में आता है तो आपको क्या मान लिया जाता है? आपको पहला तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा, आपके जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, वो आप इन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करना चाहते हो। और तीसरा, आपकी कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, द कंपनी प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ द डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अगर ये तीन कंडीशन मीट होती है, पहला सर ओपीडी है, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट्स और डिविडेंड, ऑब्जेक्ट्स प्रॉफिट और डिविडेंड। ऑब्जेक्ट्स आपके ये है, प्रॉफिट्स आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे और डिविडेंड आप प्रोहिबिट करोगे। ओपीडी अगर मीट करता है तो एक सेक्शन 8 कंपनी जो है वो बनती है। कैसे? अब कंपनी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बोलेगा वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सुनना, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देगा। क्या देगा? सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देगा। सर जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बनते हो ना, आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनते हो। एक तो चैरिटी का काम कर रहे हो, ऊपर से अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं हो सकता। चैरिटी का काम कर रहे हो, तुमको लिमिटेड कंपनी ही बनाएंगे। उसमें सर आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिटेड कंपनी का प्रिविलेजेस मिलेगा। सर क्या सेक्शन 8 कंपनी में एक फर्म मेंबर बन सकता है? एक फर्म क्या सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकता है? जी हां। पर सर एक फर्म क्या नॉर्मल कंपनी में मेंबर बन सकता है? नहीं, पर वो सेक्शन 8 कंपनी में बन सकता है। क्यों? कह दिया सो कह दिया, कह दिया सो कह दिया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इधर कोई एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ जी सॉरी सर, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला कि आपका एडिशनल आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल पॉइंट्स क्या है आपके? ध्यान से सुनो। सेक्शन 8 कंपनी है, अब आपने एक सेक्शन 8 कंपनी बन गए ना, तो आप अपने मेमोरेंडम का या आर्टिकल्स का अल्टरेशन करोगे ना, तो आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा। सीजी के अप्रूवल के बिना आप अपना ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। सीजी के अप्रूवल के बिना आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर एमओए का और एओए का, क्यों? क्योंकि इसी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बेसिस पे तो आपको अप्रूवल दिया। और दूसरा, आप अगर अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहते हो किसी और टाइप की कंपनी में, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। आप एसआर पास करके कन्वर्ट करवा सकते हो। यहां तक तो ठीक था सर। आगे की बात सुनो। आपका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का कहानी शुरू होता है। मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ बुक छोड़ दो, ऐसी तैसी बुक की मेरी तरफ देखो। सर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कब होता है? लाइसेंस तुमको हमने भरोसा करके दिया था, पर अगर एक सेक्शन 8 कंपनी इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करती है, या जो लाइसेंस के जो टर्म्स है ना उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हो, या फिर आप अपने बिजनेस को फ्रॉडलेंटली चला रहे हो, आप अपने अफेयर्स को फ्रॉडलेंटली चला रहे हो, तो लॉ ने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे लाइसेंस को रिवोक कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे लाइसेंस को रिवोक कर देगा और तुमको पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने बोल देगा। जैसे ही आप कन्वर्ट होते हो, आपको आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करना पड़ेगा और नाम ऐड करके आप आरओसी को इंटीमेट कर दोगे कि भैया हमारे लग गए। ठीक है, अच्छा रिवोक होने के बाद उसके आगे जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो कंपनी है ना, उसको या तो हम वाइंड अप कर देते हैं, अमेलगमेट कर देते हैं। अमेलगमेट मतलब क्या? किसी और सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसके साथ मिलाकर अलग कर दो, या फिर आप अगर वाइंड अप करना चाहो तो वाइंड अप भी कर सकते हो। पर सर वाइंड अप मतलब क्या? सारे असेट्स बेचो, लायबिलिटी पे की। अच्छा असेट्स बेचने के बाद मान लो अगर कोई सरप्लस असेट बच गया तो उसका क्या? जो सरप्लस असेट बच गया उसका दो चीज कर सकते हो, या तो जो असेट है उसको वैसा का वैसा किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे दो जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है, या फिर आप वो असेट को सेल करो, जो कैश आएगा उसको इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में जमा कर दो। किधर? इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में जमा कर दो और इससे आपका वाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। समझे क्या? तो पहला सर
आप अगर सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, लाइसेंस का कॉन्ट्रावेंशन करते हो या फ्रॉडलेंटली अफेयर कंडक्ट करते हो पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कंपनी आपको ऊब देने के बाद, ऊब क्या होता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद कंपनी आपका लाइसेंस रिवोक कर देगी। कंपनी को बोलेगी, कंपनी कन्वर्ट करा अपना स्टेटस, और नाम ऐड करने के बाद तुम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करोगे सर जहां आपका लाइसेंस रिवोक होता है और सीजी को लगता है कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में हमको ये दोनों चीजें करनी चाहिए, क्या वाइंडिंग अप या फिर अमैल्गमेशन, तो आप वो करोगे। उसके बाद सर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बाद अगर कोई सरप्लस एसेट बचता है तो या तो उसको ट्रांसफर कर दो किसी और को, या उसको सेल करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में पैसा डाल दो। और सर पनिशमेंट, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया इस वाले सेक्शन का तो क्या पनिशमेंट लगेगा, कंपनी को लगेगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का फाइन, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 25,000 से 25 लाख तक का फाइन, जिसमें सेक्शन 447 का भी फ्रॉड का तुमको पेनल्टी लगेगा 10 लाख से 1 करोड़, यहाँ पे 25,000 से 25 लाख, और यहाँ पे सेक्शन 447 भी आ जाता है अगर आपने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको पता है, कुछ नई बात इसमें नहीं है। चलो सर, उसके बाद सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अंदर नहीं जाऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है, बच्चों वाला प्रोविजन है। सेक्शन 8 इफेक्ट ऑफ